बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 1 के चैप्टर 3 के ऊपर आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स नाम है हमारे चैप्टर का। पहले हम मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए, 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए, क्योंकि डिटेल से मैंने डिस्कशन करनी है। मैं ये नहीं आपको कहता कि मैंने लाजमी ही 2 लेक्चर्स में ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैट्रिसेस के ऊपर आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं। फिर जब मैट्रिसेस की डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है ना वो डिटर्मिनेंट के लेक्चर शुरू होंगे, वो 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करनी है, इसलिए मैट्रिक्स के बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ये है, आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स आर सिंबल्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद कर दें रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और सिंबल्स को। रेक्टेंगुलर अरे का क्या मतलब है, देखें रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई होती है ना, उसी चीज़ को आप ज़हन में रखें। रेक्टेंगुलर अरे में अरे क्या है, रेक्टेंगुलर शक्ल का डिस्प्ले, अरे कहते हैं नुमाइश, डिस्प्ले करना, दिखाना कोई चीज़, ठीक है। अगर हम नंबर्स या सिंबल्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिस्प्ले करें और 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो इस चीज़ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने ले ली, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर्स मैंने लिख दिए। अब ये नंबर्स रेक्टेंगुलर अरे में है, लंबाई चौड़ाई का रुख, ठीक हो गया ना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद हैं, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल तरतीब है नंबर्स की, ये रोज़ कहलाती हैं, ठीक हो गया ना। ये फर्स्ट रो है हमारे मैट्रिक्स की, ये सेकंड रो है हमारे मैट्रिक्स की, ठीक हो गया ना। ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसी तरह ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ना मैट्रिसेस की, नंबर्स की, ये जो पहली लाइन है जिसके ऊपर ये 2 नंबर हैं, ठीक हो गया। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, मैं ये फर्स्ट कॉलम है हमारे मैट्रिक्स का, ठीक है। ये जो दूसरी वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है सेकंड वाली, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट हैं 1 एंड 4, सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं 2 एंड 5, थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं 3 एंड 6। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं नंबर्स की या सिंबल्स की, ये हमारी रोज़ होती हैं, और वर्टिकल लाइंस हमारे कॉलम्स होते हैं। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब जो मैट्रिक्स है इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन जो है, सबसे पहले तो बात यह है कि मैट्रिक्स का नाम रखते हैं हम एक कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स का नाम ए रख लिया, ठीक है, बी रख लिया, सी रख लिया, स्मॉल नहीं यूज़ करते। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है। अब मैं अभी आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। सपोज़ करें कि मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जी A11 A12 A13 अप टू A1n, ठीक हो गया। A21 A22 A23 A2n AM1 AM2 AM3 AMN, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। इस मैट्रिक्स की मैंने 1 2 3 M रोज़ ली और 1 2 3 एंड N कॉलम्स ले लिए, ठीक हो गया। इस मैट्रिक्स का मैंने नाम रख लिया जी A। इस तरह का जो मैट्रिक्स है ना, जिसके N कॉलम है और M रोज़ हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं AIJ M/N या M क्रॉस N पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या है, I जो है ये नंबर ऑफ़ रो को ज़ाहिर करता है, J नंबर ऑफ़ कॉलम को ज़ाहिर करता है। अगर हम I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 रखते हैं, A12 का मतलब होगा ऐसा एलिमेंट जो पहली रो और दूसरे कॉलम में है, ये A12, ठीक होगा ना। इसी तरह अगर मैं I की जगह पे 3 और J की जगह पे 4 पुट करता हूँ तो A34, इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसा एलिमेंट है जो तीसरी रो चौथे कॉलम में है, ठीक होगा ना। तो ये इस मैट्रिक्स को AIJ M क्रॉस N से हम डिनोट करते हैं, ठीक होगा। एक देखें मैट्रिक्स का आर्डर क्या चीज़ है,
ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ की तादाद m है और कॉलम्स की तादाद n है। तो फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होगा ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो होगा m/n, ठीक है, m/n कह लें या m×n कह लें। बस ये ज़हन में रखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को आपने पहले लिखना है क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 and 4 2 7 9 and 1। आपने इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ 1 and 2 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 4, ठीक हो गया। 2/4 इसका ऑर्डर होगा। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इनको मल्टीप्लाई करके 8 नहीं लिखना, ये गलत होगा, ठीक है। 8 आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये चीज़ जो है ना 2/4 नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये आपने इस तरह लिखना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, रोज़ जितनी मर्जी हो, अगर कॉलम एक है तो मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक हो गया। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 अप टू n, तो इस मैट्रिक्स का एक कॉलम है, कितारें 1 2 3 अप टू n रोज़ हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, रोज़ जितनी मर्जी हो, अगर कॉलम एक है तो हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है A B and C, क्योंकि इसका भी एक कॉलम है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ रोज़, रोज़ जितनी मर्जी हो कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। इसका ऑर्डर अगर हम लिखें तो वो होगा नंबर ऑफ रोज़ होगी n, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 n/1। कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म जो है 1 से लेकर n, अगर n रोज़ हैं उसके अंदर तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखेंगे n/n, ठीक हो गया। अब रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। रो मैट्रिक्स ये है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मसलन ये देखें, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि एक रो है चाहे कॉलम 3 है, रो तो एक है ना, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये देखें A B C D E F, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी कॉलम चाहे 6 हैं, रो तो एक है ना। तो अब मैं ये लिखता हूँ जी A1 A2 A3 अप टू AN, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि चाहे इसमें कॉलम n है 1 2 3 अप टू n कॉलम है, लेकिन रो तो एक है ना, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1/n, एक रो और n कॉलम 1/n, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक होगा ना। नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज कितनी है 2, R1 और R2, जबकि कॉलम कितने हैं 3, C1 C2 C3, ठीक हो गया। तो जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, ऐसा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। 1 2 3 and 4, इसमें 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैं थोड़ी डिस्कशन मज़ीद करना चाहता हूँ। इस मैट्रिक्स के अंदर
इसकी मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। ठीक हो गया। फर्ज करें कि ये हमारे पास ए जो है एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, A11 A12 A13 अप टू A1n। ठीक हो गया। फिर है जी A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। और लास्ट पे है जी AN1 AN2 AN3 ANn। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, हैविंग n रोज एंड n कॉलम्स। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉलम और कितारों की तादाद बराबर हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया। इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। इसमें इसका जो एलिमेंट है ना ए आई जे, जबकि आई जे के इक्वल है, जब आई जे के इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके डायगोनल का एलिमेंट होता है, डायगोनल का एलिमेंट। और इस तरह के सारे एलिमेंट मिलके स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बनाते हैं। ठीक होगा। ये देखें A11 यहाँ पे आई और जे इक्वल है, A22 आई और जे इक्वल है, A33 आई और जे इक्वल है, ANn आई और जे इक्वल है। ये वाले जो एलिमेंट हैं ये मिलके बनाते हैं जी डायगोनल, मेन डायगोनल। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ठीक होगा। उसके बाद ये वाले जो एलिमेंट है ना AN1, ये वाला एलिमेंट। ठीक हो गया। अब इससे पीछे वाला क्या होना है? इससे पीछे वाला होना है जी AN-1 2, इससे ऊपर वाला। ठीक है, सो ऑन। उसके बाद ये हमारे पास जो है जी A33। ठीक है, A33। यहाँ पे इससे पीछे वाला कौन सा है जी? A2n-1। ठीक है, यहाँ पे A2 चल रहा है ना सारा, तो ये होगा A2n-1, A2n-1। और लास्ट पे A1। ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले, ये मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। अब इस तरह के जो सारे एलिमेंट हैं ए आई जे, जबकि आई ग्रेटर देन जे हो, आई क्या हो? ग्रेटर देन जे हो, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा हो, तो फिर इस तरह के जो एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट होते हैं बिलो द मेन डायगोनल, बिलो द मेन डायगोनल। इस तरह के सारे एलिमेंट मेन डायगोनल से नीचे होते हैं। ये देख लें आप, ये मेन डायगोनल है तो ये A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ रो बड़ा नंबर ऑफ कॉलम से। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक हो गया। तो ये सारे जो है बिलो द मेन डायगोनल सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अगर इस तरह का एलिमेंट हो ए आई जे, आई लेस देन जे, तो ये सारे अबव द मेन डायगोनल होते हैं। ये मेन डायगोनल है ना, जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इससे ऊपर वाले सारे एलिमेंट ये होते हैं ए आई जे, आई लेस देन जे। ठीक होगा ना। ये सारे क्या हैं? अबव द मेन डायगोनल, अबव द मेन डायगोनल। ठीक हो गया। तो ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चंद चीज़ें आपको और बतानी थी। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एंट्री इन द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों और मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। ठीक होगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों और मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं लिखता हूँ जी 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है। एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ जी 0 0 0 0 A 0 0 0 0।
और एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 0 0 0 0 3 0 0 0 -1। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आप देख लें मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जो चीज़ आपको बताई है कि उसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ये देख लें। ये मेन डायगोनल है, ये वाले भी सारे जीरो और ये वाले भी सारे जीरो। इसके अंदर भी ये मेन डायगोनल है, इसके अलावा बाकी सारे जीरो हैं। ये मेन डायगोनल है जिसे आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, इसके अलावा बाकी सारे जीरो हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली शर्त क्या है कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हों, ठीक होगा ना। और मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो। ये देखें इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है, लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। इसमें दो नॉन जीरो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें तीनों ही नॉन जीरो, हमें कोई एतराज़ नहीं, कम से कम एक नॉन जीरो लाजमी होना चाहिए, ठीक हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ये बात ध्यान में रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल ही नहीं होता, तो हम कैसे फिर सारी जो है वो डेफिनेशन करेंगे इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की। इसके बाद है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो, जिसके मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इन इट्स मेन डायगोनल इक्वल, जिसके मेन डायगोनल में तमाम एंट्रीज इक्वल हों, वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब है ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके भी डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है, तमाम एंट्रीज, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है, ठीक हो गया, या इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस कह सकते हैं। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज वन हो, यूनिटी, ठीक है, जिसके मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज यूनिटी हों, पहली एंट्री भी यूनिटी, दूसरी एंट्री भी यूनिटी, तीसरी एंट्री भी यूनिटी, तमाम एंट्रीज जो मेन डायगोनल के हैं वो यूनिटी हों, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये बात ध्यान में रखें कि एन ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक होगा। इसका मतलब है कि I2 का मतलब होगा सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I1001। इसका मतलब ये हुआ कि ये I3 है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 कितारों 3 कॉलमों वाला, ठीक होगा। ये डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब जी नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, a matrix whose all the entries above main diagonal or below main diagonal are zero। एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके या तो मेन डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज जीरो हों या मेन डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज जीरो हों, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये दो टाइप्स का है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज जीरो हों, मेन डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज जीरो हों, व्हेन द एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्ज करें यह जी A, B एंड C, 0 E एंड F, 0 0 एंड G, ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैं इसको ज़रा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ। एक मैट्रिक्स जो है ना AIJ n ऑर्डर का, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर दैन J, ठीक है, फॉर ऑल I ग्रेटर दैन J। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब I ग्रेटर दैन J होता है ना, तो हमारी एंट्रीज मेन डायगोनल से नीचे होती हैं,
ठीक है। मसलन फर्ज करें मैं कहता हूँ ये 3 1 3 1, तो 3 1 से बड़ा है। ये 3 1 का मतलब तीसरी कतार पहला कॉलम, ये एलिमेंट ये मेन डायगोनल से नीचे है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब ये कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। फॉर आर आई ग्रेटर दैन जे ए आई जे इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उल्ट हो जाएगा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें मैं लिखता हूँ A0 0 B C एंड 0, ठीक है, E F G, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा। इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्री 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक हो गया। ए आई जे यहाँ पर 0 होगा व्हेन आई इज लेस देन जे, ठीक है, जब आई जे से लेस है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस है। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो हम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या देते हैं। अब नेक्स्ट जी नल मैट्रिक्स क्या है। नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 0 इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब नल मैट्रिक्स होने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्क्वायर हो कि रेक्टेंगुलर हो, जैसा मर्जी हो, बस अगर तमाम एंट्रीज 0 हैं तो हम मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कह देंगे, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, ठीक हो गया। और इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं नल मैट्रिक्स को। और वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया, वहाँ पे मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी था, ठीक है। नल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं, बस तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक होगा। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, two matrices A and B are said to be equal if they have same order and same corresponding elements। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम हो और उनके corresponding elements भी सेम हो तो हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक होगा। अगर फर्ज करें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यह जी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैट्रिक्स A है। दूसरा मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ B, जो कि मैं ले लेता हूँ जी 2 - 1 1 + 1 2 + 3 4 5 एंड 6। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं क्योंकि अगर आप देखें तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल और ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर भी 2/3 है, 2 कितारें और 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। इसका भी 2/3 है। उसके अलावा देखें इसका पहला एलिमेंट 1, इसका भी 1, इसका पहला दूसरा एलिमेंट 2, इसका भी 2, इसका तीसरा एलिमेंट इसका 3, इसका भी 3, ठीक हो गया। इस तरह ये भी 4 5 एंड 6 नीचे वाले भी सेम ऑर्डर हो, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो, तो हम कहते हैं कि हमारे मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और किन किन सूरतों में कर सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस। यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के, ऑर्डर ऑफ बी, तो फिर हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, ए और बी को। हम a + b जो है ये फाइंड कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब a + b फाइंड कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, पहले में पहले को, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, ठीक होगा। फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है जी 0 - 1 6 एंड 9, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 0 1 आ जाएगा, पहले में पहले को ऐड करें, 1 + 0 1, 2 - 1 आ जाएगा 1, 3 + 6 आ जाएगा 9, 4 + 9 आ जाएगा 13। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले में पहले को, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, चौथे में चौथे को ऐड कर देना है। तो इस तरह हमने सम करना है, आपने बात ज़हन में रखनी है। ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। पहली बात यह है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव है, यानी कि a + b जो है ये b + a के इक्वल है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव भी है, यानी कि मैट्रिसेस की एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। ए बी और सी अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो a + b + c इक्वल होगा
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक होगा। मैट्रिसेस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी पाई जाती है। ये नल मैट्रिक्स है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि अगर फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है तो सेम ऑर्डर का जो नल मैट्रिक्स होगा वो उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि देखें उसको हम उस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे नल मैट्रिक्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा ए ही आ जाएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, ठीक होगा। इसके अलावा मैट्रिसेस के अंदर एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि हर मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है मैट्रिसेस के अंदर, ठीक होगा ना। मसलन फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1 -2 -3 -4, और इसको -a से रिप्रेजेंट करेंगे हम ए के नेगेटिव को, यानी कि ए का एडिटिव इन्वर्स को, ठीक होगा। इसी तरह ये बी अगर मैट्रिक्स है तो इसके नेगेटिव को -b से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, एडिटिव इन्वर्स को -b से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बराबर होगा 0 +1 -6 और -9। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने जब एडिटिव इन्वर्स लेना है तो हमने उसके तमाम एलिमेंट्स के साइंस चेंज कर देने हैं, ठीक होगा। ये तो था जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़। करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फ़र्ज़ करें कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक होगा, m क्रॉस n। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, इस तरह, ठीक होगा। के सपोज करें एक स्केलर है, नंबर है कोई, ठीक है, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को के के साथ तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो इस तरह का होगा। इस नोटेशन से, सिंबल से मैं अंदाज़ा हो रहा है कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है कि टर्म बाय टर्म, यानी कि उस स्केलर को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्ज करें हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है ABCD, ठीक है, हम चाहते हैं कि 3 को A से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3A की वैल्यू निकालें। तो तरीकाकार क्या होगा कि हम तमाम एलिमेंट्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। ये थी जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।